गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा भाग हम लोग देखने जा रहे। प्यारे बच्चों, हमने पहले भाग में देखा था कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे देश के या विश्व के देशों के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, वस्तुओं को खरीदी करते हैं और पूरे विश्व में बेचते हैं। और इस प्रकार से विश्व के बाजारों का वो एकीकरण किस प्रकार से करते हैं, विदेशी व्यापार सभी बाजारों को एकीकरण करने में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर हमने वैश्वीकरण का अर्थ देखा था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हमने विशेषताएं देखी थी। अभी हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जो पूरे विश्व में आज फैल चुकी है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को फैलाने के लिए वो कौन से ऐसे घटक या कारक सहायक हुए हैं जिसके कारण पूरे विश्व में ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया फैली हुई है, उन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वैश्वीकरण से ही हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो प्यारे बच्चों, विगत 3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। प्यारे बच्चों, इनका उद्देश्य होता है कि ऐसी जगह जहां पर उत्पादन या लागत मूल्य कम हो, ऐसी जगह की तलाश ये कर रहे हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में। तो ये वैश्वीकरण के कारण ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे देश में जब स्थापित हो रही है तो इसके कारण निवेश भी वृद्धि हो रही है, मतलब अनेक देशों में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश में वृद्धि हो रही है और साथ में व्यापार में देशों के बीच में व्यापारिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स कंपनी। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी प्यारे बच्चों देखिए, भारत में 1995 में आई थी। लगभग उस समय 1700 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ पर फोर्ड कंपनी को लगने वाले ये जो मोटर्स कंपनी है, फोर्ड कंपनी जो गाड़ियाँ बनाती है, उसके पुर्जे वहाँ बनाती है, गाड़ियों को असेंबल करती है और फिर मैक्सिको और अफ्रीकन देशों या विश्व के अन्य देशों में भेजती है। तो विश्व के अन्य देशों में पुर्जे भी भेजती है, जबकि यहाँ पर काम कौन कर रहे हैं? भारतीय कारीगर, भारतीय मजदूर बना रही है, लेकिन विश्व के कई सारे देशों में उसके पुर्जे एवं उसकी जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ हैं वो भेजी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया है इसी को हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग वैश्वीकरण को सीमित अर्थ में ले रहे, ये वैश्वीकरण हम लोग इकोनॉमिक दृष्टि से ले रहे। वैसे वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की बहुत ही विस्तृत व्याख्या है। जब विश्व के कई सारे देश जो है, विश्व के जो देश है या विश्व के देश जब आपस में एक दूसरे के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान करते हैं या संबंध प्रस्थापित होकर इन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ये उसकी बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन हो गई है। हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स के आर्थिक रूप से ही केवल वैश्वीकरण को देख रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने इसमें हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। तो जब कोई देश, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व में हो रहे आदान प्रदान को ही हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। लेकिन यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ले रहे, इसलिए विभिन्न देशों के बीच जब परस्पर संबंध प्रस्थापित होते हैं और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वैश्वीकरण। एकीकरण का मतलब वही ये होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, कारखाने स्थापित होना, रोजगार स्थापित होना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है? विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का तो आदान प्रदान हो ही रहा है,
निवेश हो रहे, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई सारे देशों में कारखाने जाकर खोल रही है, वहाँ नई प्रौद्योगिकी लेके जा रही है। तो इस प्रकार से इनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में भी आए हैं। पहले जितने लोग व्यापार के दृष्टि से पूरे विश्व में तो नहीं घूमते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में कई ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण संचार क्रांति, परिवहन क्रांति, इसके कारण लोग विश्व के कई देशों के साथ संपर्क बने हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के लगभग सभी देशों में वस्तुएं भेजने का काम करती है। विभिन्न देशों को जोड़ने वाला और एक माध्यम हो सकता है। देखिए, ये एक है वैश्वीकरण जो है, ये वैश्वीकरण तो लोगों को और देशों को आपस में जोड़ने का, आपस में आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसके अलावा और एक माध्यम हो सकता है और लोगों का विभिन्न देशों के बीच आवागमन, मतलब एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाना, ये भी एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। लोग सामान्यतः कब जाते हैं? बेहतर आए, मतलब अपने देश में अगर कोई अच्छी पगार वाली नौकरी नहीं है, वो अगर अधिक पगार वाली नौकरी उसे मिलती है तो वहाँ उस समय जाते हैं बेहतर रोजगार पाने के लिए। ठीक है, शिक्षा की तलाश में भी लोग एक दूसरे के साथ आवागमन करते हैं। लेकिन किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंध के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, और इसलिए आज वैश्वीकरण यही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो एकीकरण करने का काम करते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल क्यों हुई या फैली क्यों या इसका विस्तार क्यों हुआ? फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, कि विश्व में ग्लोबलाइजेशन क्यों आया। ठीक है, ये 1990 के दशक में, प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल। ठीक है, जो एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, ठीक है, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उदारीकरण, निजीकरण और ये वैश्वीकरण, ये तीन प्रमुख पॉलिसी माना जाता है, और इसी के कारण आज विश्व जो है एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के साथ बहुत अधिक संपर्क में जुड़ा हुआ है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, सबसे पहला कारक तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति। तीसरा है उदारीकरण की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयास, खासतौर पे इसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। बढ़ती आपसी निर्भरता और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सहायक हुई है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। विगत कुछ दशकों में परिवहन प्रौद्योगिकी में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। इसके कारण लंबी दूरियों तक हम लोग बहुत ही तीव्र गति से जा सकते या अपना सामान को आपूर्ति कर सकते। इसके कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल हुई या बढ़ावा मिला है वैश्वीकरण को। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये तो महत्वपूर्ण फैक्टर, इट इज द सोल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, उसको एनेबल करने के लिए वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हुआ है, और दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ठीक है, उसके बाद में आप लोग जानते हैं ईमेल, विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने व दूरवर्ती क्षेत्रों के साथ संवाद करने में प्रयोग होता है, जिसके कारण ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। संचार उपग्रहों के कारण यहाँ सुविधाएं सुगम हुई है, और इसी कारण सैटेलाइट हुए हैं। सैटेलाइट के कारण तो बहुत ही कम समय में आप लोग यहाँ से वहाँ मेल भेज सकते हैं, जानकारी मिल सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग होता है, एक उदाहरण दिया है प्यारे बच्चों कि लंदन के एक पत्रिका है, ठीक है, उस पत्रिका के लिए वहाँ पर दिल्ली में डिज़ाइन का काम करता है। ठीक है, तो दिल्ली के लोग क्या करते हैं कि उस पत्रिका के लिए डिज़ाइन कराते हैं, डिज़ाइन तुरंत वो मेल कर देते हैं लंदन के फैक्ट्री में, और इस प्रकार से वहाँ पर वो प्रकाशित हो जाती है। मतलब डिज़ाइन कहीं और बन रहा है, पत्रिका कहीं और निकल रही है, और पूरे विश्व में वो पत्रिकाएं बेच रही है। तो इस प्रकार से ये केवल संभव हुआ है प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास के कारण, संचार क्रांति के कारण। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यारे बच्चों, उदारीकरण की नीति है। जो रेड लिखा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि उदारीकरण एक्चुअल क्या है। तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध, सामान्यतः क्या होता था भारत में
पहले हम लोग उदारीकरण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, बाद में हम लोग उदारीकरण नीतियों को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो उदारीकरण नीति क्या है? सामान्यतः हर देश, उदारीकरण को देखने से पहले थोड़ी पार्श्वभूमि बताता हूं। तो सामान्यतः हर देश उद्योगों को संरक्षण देने के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग करते हैं। व्यापार अवरोधों मतलब कुछ नहीं है, विदेश से जो भी आयात होती है उसके ऊपर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं ताकि अपने देश के उत्पादकों को संरक्षण मिले, ठीक है, जिससे देशी उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण किया जाता है। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग करते, जैसे हमने उदाहरण देखा था चाइना के खिलौनों का। अगर भारत सही मायने में चाहता है कि भारतीय उद्योगों को, जो खिलौना उद्योग है वो बंद न हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो वेरी सिंपल, जो चाइना से आने वाले खिलौने हैं उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर टैक्स लगाया जाएगा तो उनकी चीज़ें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो उनकी चीज़ें नहीं लेंगे, और इस प्रकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिल सकता है। यही है व्यापार अवरोध, दूसरा कुछ नहीं। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने से देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए इसका निर्णय करता है, ताकि देश में उसके दुष्प्रभाव ना हो। व्यापार अवरोधों में कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा अभी, टैक्स लगाना या कितनी चीजें उनकी आयात होना, उसकी मात्रा निश्चित करना वगैरह वगैरह। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में शुरू में तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने का काम शुरू किया था। शुरू तो अभी 1951 से लगभग 60 के दशक में तो हमने पहले कारखाने खोलना शुरू किया, और इसीलिए ऐसे समय में देशी उद्योगों को संरक्षण करना आवश्यक था। इसलिए सरकार ने ये नीति अपनाई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना भी गया था, और ये आवश्यक था। ये वैसे केवल भारत ही नहीं है, विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने शुरू में अपने उद्योगों को प्रोटेक्शन दिया है, संरक्षण दिया है, सभी, अमेरिका से लेकर सभी। 1950 से 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये शुरू की अवस्था में थे। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी, बाकी सब पर प्रतिबंध लगाए। यही है व्यापार अवरोध। लेकिन भारत ने 1991 में प्रारंभ, क्योंकि विश्व में ये परिवर्तन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया था। भारत ने काफी थोड़ा विलंब किया, लेकिन लास्ट में उनको अपनाना पड़ा। उस समय के अर्थमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी ने 1991 में इस पॉलिसी को भारत में भी एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट पर साइन किया। भारत में 1991 में प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय, मतलब अभी सरकार को ऐसे लगने लगा कि अब भारतीय उद्योग सक्षम हो गए हैं, अपने क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जो विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, ऐसे सरकार को लगा। और इसीलिए सरकार ने 1991 में ये वैश्वीकरण, ये जो नई आर्थिक नीति है, ये वैश्वीकरण को उन्होंने अपनाया। भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया, और वो महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों का प्रदर्शन में सुधार भी होगा, कंपटीशन आएगी तो, और अपनी वो गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। तो इस दृष्टि से फिर भारत ने नई आर्थिक नीति के तहत ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया, जो आज भी चल रही है और धीरे धीरे और मजबूत हो रही है। अंततः विदेशी व्यापार एवं क्या किया गया फिर? वेरी सिंपल, अब इसके लिए कुछ अपने नियम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ने पहले तो प्रतिबंध लगा के रखे थे। तो अंततः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर जो अवरोध थे वो काफ़ी हद तक हटा दिए गए। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात व निर्यात सुगमता से किया जा सकता था, और विदेशी कंपनी यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। इसी को हम लोग उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये है उदारीकरण। दूसरा, उदार मतलब होना है कि जो व्यापारिक अवरोधों को क्या करना, कम करना या उसे हटाना, व उत्पादकों को, ठीक है, मुक्त निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करना, दैट इज द उदारीकरण। तो अभी हम लोग देखते हैं उसके अंतर्गत वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी दे रहे उदारीकरण की नीतियां। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या होता है? उदारीकरण के कारण व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, मतलब वो किसी भी देश में जाकर कारखाने खोल सकते हैं,
आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आयात निर्यात करना चाहते हैं। उदारीकरण से व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा भी मिलता है, क्योंकि लोग वहां जाकर कारखाने स्थापित करते हैं तो निवेश और उसके कारण वस्तुओं का उत्पादन होता है, व्यापार बढ़ता है और प्रौद्योगिकी भी मिलती है। इस आयात से निर्यात को बढ़ावा भी मिलता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमने देखी है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयास। इसमें है WTO। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई है। यह एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो। तो ये पूरा संचालन करता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, विदेशी व्यापार का। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बढ़ती आपसी निर्भरता। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। वर्तमान समय में कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, किसी न किसी चीज के लिए वो अन्य देशों पर निर्भर होना ही होता है और इसलिए प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर है और इसीलिए यही निर्भरता वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है और इसके कारण वैश्वीकरण बढ़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 6 पॉइंट है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने वाले हैं या वैश्वीकरण पूरे देश में जो फैला हुआ है उसके पीछे ये प्रमुख कारक है। अभी हम लोग देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देखते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में है ये। 2011 के अनुसार 153 देश इस संगठन के सदस्य थे। वर्तमान समय में 164 देश सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब वही देश में किसी भी प्रकार के निर्बंध नहीं होना चाहिए, कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी को किसी भी देश में, मतलब उसके इच्छा के अनुसार, ठीक है, जहां उनको अनुकूल लगे वो कारखाना स्थापित करे ताकि उस देश को लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रौद्योगिकी भी मिलेगा और आय में वृद्धि होगी और कंपनी का भी लाभ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का ध्येय की दृष्टि से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। विकसित देशों की पहल से शुरू किया गया ये विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक्चुअली ये विकसित देश जो डेवलप कंट्री है उनके द्वारा ही ये, उनकी पहल से ये शुरू किया गया है और इसीलिए विकासशील देशों के मन में इनके बारे में, यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में पहले कई सारी शंकाएं थी, लेकिन लास्ट में ऐसे मजबूर हो गए, उनको इसको अपनाना ही पड़ा। भारत ने भी काफ़ी इसका विरोध किया था लेकिन बाद में उसको अपनाना ही पड़ा। तो विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इन नियमों का पालन सभी देश करें, ये भी देखने का काम WTO करता है। यद्यपि देखिए, इसकी एक निगेटिव बात, यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देते हैं, परंतु अगर एक्चुअल प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहार में देखा गया है कि जो विकसित देश जो है, ये विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को हटाने को विवश किया है। खासतौर पे ये जो, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारी डेवलप कंट्रियों की है और इसलिए वो क्या कर रही है, जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है ऐसे, और जो बड़े बड़े जनसंख्या वाले हैं, जो अफ्रीकन है या एशियन कंट्री है, तो यहाँ पर ये अपने कारखाने लगाना चाहते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, वो उस सरकार को उनके जो भी व्यापारिक अवरोध है, जो नियम है, वो और कमजोर करने के लिए कहते हैं, शिथिल करने के लिए करते हैं, तब जाके वो कारखाने, यहाँ तक कि वो पर्यावरण के नियमों में भी शिथिल करने के लिए बाध्य कराते या दबाव डालते, या यहाँ तक कि वो जो श्रम कानून है उस श्रम कानून को भी कमजोर या मजबूर या शिथिल करने के लिए भी दबाव डालते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 1991 में शुरू किया। सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर काफ़ी हद तक अवरोध हटा दिए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण की लंबी दूरी तय की गई है। लगभग अभी 30 ईयर्स हो रहे, 3 दशक हो रहे, जिसके निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला प्रभाव देखिए प्यारे बच्चों,
स्थानीय और विदेशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा करने के। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो गया, विदेशी उत्पादक भारत में आ गए और स्थानीय उत्पादक तो थे ही, तो दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन बढ़ने से दो चीज़ें होती है, नंबर एक वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ती है और दूसरा वस्तुओं की कीमतें कम होती है। उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं के चयन में अनेक विकल्प, अनेक कंपनियां एक ही चीज का प्रोडक्शन कर रही है, इसीलिए जनता के सामने एक ही वस्तु के कई सारे विकल्प खुले हैं, ये एक फायदा हुआ है। उत्पादकों के गुणवत्ता में सुधार हुआ है, कंपटीशन के कारण हर एक कंपनी ठीक है अपने क्वालिटी सुधारने का प्रयास करती है और इस प्रकार से क्वालिटी युक्त चीज़ें बनना शुरू हुआ है। प्रतिस्पर्धा और विकल्प के कारण वस्तुओं की कीमतें गिर गई है। हमने पहले ही कहा था कि लोगों के सामने कई सारी विकल्प है और इसके कारण कंपटीशन के कारण क्या करते हैं कि कम से कम कीमत रखने का और अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास हर कंपनी करती है, तो वस्तुओं की कीमतें कम होने में मदद मिली है और विकल्प भी है। बेहतर जीवन स्तर में वृद्धि होने में मदद, तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छे सस्ते दरों में मिल रही है, ठीक है, और इसके कारण लोग वो चीज़ें खरीदे। आज लोग मोबाइल, पहले जो थे उतना बहुत अधिक महंगे मोबाइल होते थे, आज लोग 500 रुपये से लेकर कई हज़ारों तक अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल आ जाता है और आज हर एक मजदूर, कामगार सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, घरेलू महिलाएं सभी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण गाड़ियां हैं आज, पहले तो बहुत मुश्किल से गांव में एक आधी गाड़ी होती थी, लेकिन आज कई सारे लोग गाड़ियां भी उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बेहतर जीवन स्तर, लाइफस्टाइल बढ़ी है, मॉडर्न चीज़ें, भौतिक चीज़ों का लोग उपयोग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन लोगों को, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में भी ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया मदद करता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है जो अपने यहाँ नहीं होती है, विदेशों से आती है, तो उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी कम कीमतों पर मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट बात है। भारत में निवेश की मात्रा बढ़ी है, विदेशी निवेश बढ़ा है, नए और आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है। तो जैसे वैश्वीकरण की कंपनियां प्रक्रिया को शुरुआत हुई तो मॉडर्न टेक्नोलॉजियाँ भारत में आ गई है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे टेक्नोलॉजी लाती है। उद्योगों और सेवा क्षेत्र में नए रोजगार, डेफिनेटली जब कारखानों में वृद्धि हुई तो उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में नए रोजगार उद्योगों में भी तो मिले ही है, लेकिन उस पर उसको सेवा देने वाले जो है परिवहन सुविधा, संचार सुविधा, इसमें बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, परिवहन सुविधा, इन सुविधाओं में भी रोजगार बढ़ा है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है तथा देश के कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। तो स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिला है तथा देश के कच्चे माल को आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। भारत की जो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो काफ़ी समृद्ध हुई है, नीचे हम लोग देखेंगे। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग्य बनाया है। देखिए प्यारे बच्चों, तो वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में पहचाना जाता है विश्व में। ऐसे है टाटा मोटर्स, जो आप लोग जानते हैं गाड़ियाँ बनाती है, इंफोसिस एक आईटी कंपनी है, रैनबिक्स एक दवाइयाँ बनाने की, एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाने का काम करती है, सुंदरम फास्टनर जो है नटबोल्ट बनाती है, और रिलायंस के तो कई सारे प्रोडक्ट है आप लोग जानते हैं। तो ये ऐसी सारी कंपनी है, इसको विश्व में एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। तो उनको उभरने का एक मल्टीनेशनल, क्योंकि कंपटीशन करके इन्होंने विश्व में अपना स्थान बनाया है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को नए अवसरों को सृजन किया गया है, जैसे कॉल सेंटर स्थापित हो गए, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, डाटा एंट्री और इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। तो ये सारे वैश्वीकरण के संभव हुए हैं। अब हम देखेंगे, एक तरफ हमने देखा था कि भारत पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। वैश्वीकरण से अनेक लाभ मिले परंतु इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, विशेषकर विकासशील देश एवं स्थानीय कंपनियां और श्रमिक एवं पर्यावरण पर। देखिए प्यारे बच्चों, नकारात्मक प्रभाव पड़े विकासशील देशों पर, कैसे पड़े आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्थानीय कंपनियां आप लोग जानते ही, स्थानीय कंपनियों को एक तो खरीद लिया, उनका अस्तित्व खत्म किया, या कंपटीशन के कारण, आधुनिक प्रौद्योगिकी इनके पास न होने के कारण कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा में ये टीक नहीं पाए और ये कंपनियां खत्म हो गई, अपने आप बंद हो गई। और श्रमिकों के बारे में मतलब सस्ते दरों में श्रमिक रखते हैं, श्रम नियमों को वो क्या कहते हैं हम लोग उसको बेदखल कर देते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रखते हैं, और कम दामों पर, कम वेतन पर, और अभी तो एक अनिश्चित जो या अनियमित जो श्रम है, अनिश्चित श्रम को ज़्यादा कंपनियां महत्व देते हैं क्योंकि इनके लिए कुछ अधिक करना नहीं होता है, और पर्यावरण के कई सारे नियम ये तोड़ देते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे ये
दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति एवं प्रभाव के कारण देशी और स्थानीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने स्पर्धा करना मुश्किल होने से कंपनियां खत्म हो रही है, तो विदेशी कंपनियां उसे खरीद रही है और इस प्रकार से स्थानीय कंपनियां नष्ट हो रही है। ये सबसे दुष्प्रभाव है। पर्यावरण को नुकसान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने लागत खर्चों को कम करने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए पर्यावरण के नियमों को नज़रअंदाज करते हैं और अपना सारा जो रॉ मटेरियल है ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ठीक है, इस प्रकार के प्रदूषण वो करते हैं। वहाँ पर जितने पेड़ लगाने चाहिए उतने पेड़ भी नहीं लगाते हैं। ये सारे जो है नियमों को अनदेखा करते हैं, तो पर्यावरण को काफ़ी मात्रा में क्षति हो रही है। प्रतिस्पर्धा के कारण अपने लागत खर्चों को कम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई सारे हथकंडे अपना रही है, जिसमें श्रमिकों को कम वेतन देना, अस्थायी श्रमिकों द्वारा उत्पन्न, वर्तमान समय में ये इसकी जो है बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अगर स्थायी परमानेंट एम्प्लॉय वहाँ डिप्यूट करते हैं तो उनके लिए कई सारी सुविधाएं देनी पड़ती है और उसको अधिक वेतन देना पड़ता है। जबकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जबकि अस्थायी श्रमिक है तो उनको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, और बहुत कम मजदूरी पर अधिक घंटों तक उनसे काम लिया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने के कारण लोग, ठीक है, कम वेतनों पर या कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से कम वेतन देना, अस्थायी श्रमिक द्वारा उत्पादन करना, असुरक्षित कार्यस्थल, उत्पादन खर्चे को कम करने के लिए क्या करते हैं, जितनी मात्रा में वहाँ पर सावधानियां बरतनी चाहिए या कंपनी को सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए उतने उपाय नहीं करते। जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा था भोपाल का, जो 1984 में 2 दिसंबर को हुआ था, तो उसी का कारण था कि वहाँ पर सुरक्षात्मक जो उपाय थे उसको दुर्लक्षित किया गया था या ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि लागत खर्चे को कम करने के लिए, और बेचारे मरेंगे कौन, तो ये मजदूर। तो श्रमिक कानून का उल्लंघन, ये भी एक महत्वपूर्ण उसका ड्रॉबैक है। आदि से रोजगार की अनिश्चितता में वृद्धि आई है, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको कि ये सारे अनिश्चित होते हैं और अभी टेम्प्ररी एम्प्लॉयमेंट से ही या टेम्प्ररी मजदूरी से ये काम करते हैं और उसमें कभी अधिक इनको फायदा होता है। विकसित देशों की विकासशील देशों से कठोर अपेक्षाएं, देखिए इसमें विकसित देशों की क्या अपेक्षा होती है, मतलब इनडायरेक्टली ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या अपेक्षाएं होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकसित देशों की पहल से शुरू हुई है, इसलिए वे ये अपेक्षाएं करते हैं कि विकासशील देश अपने अवरोधों को खत्म करे, मतलब जो भी प्रतिबंध है वो पूरी तरह से हटा दिए, पूरा उनके लिए खुला छोड़ दे, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दे। जबकि विकसित देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और विकसित देशों को क्या कहते हैं कि सब्सिडी कम करो, ताकि क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में बड़े बड़े फार्म हाउस पे उत्पादन होता है और उसके लिए उनकी कीमत कम होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनका उत्पादन होता है, इसलिए उनकी जो फसल होती है बहुत सस्ती होती है और ये विश्व में भारी मात्रा में बेचते हैं। तो इसीलिए ये लोग इनके सरकार पर, विकासशील देशों की सरकारों पर दबाव डालते हैं कि किसानों की सब्सिडी खत्म करें, ताकि सब्सिडी अगर ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएगी किसानों की, और जब ऐसे समय में हम अपने जो सस्ती जो कृषि उत्पाद है वहाँ जाके बेचेंगे। श्रमिक कानून को ढीला करने के लिए दबाव डालते हैं, पर्यावरण कानून को शिथिल करने के लिए, इसके कारण विकासशील देशों पर बुरे प्रभाव पड़े हैं। भारत की सरकारें विदेश नीति को आकर्षित करने के लिए कौन सी कदम उठा रही है, अथवा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है वही। तो सबसे पहले भारत ने क्या किया है कि विदेशी कंपनियों को या विदेशी निवेश को भारत के तरफ आकर्षित करने के लिए भारत ने उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने किया है, इंडस्ट्रियल जोन किए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध सरकार द्वारा की जाती है और फिर वहां आकर फैक्ट्रियां स्थापित होती है, जिसके कारण फैक्ट्रियों को वहां पर स्कूल या स्वास्थ्य सुविधा करने की आवश्यकता नहीं है और ये सरकार द्वारा उपलब्ध की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली कंपनियों को 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना होता है, ये भी एक रियायत मिलती है उनको। श्रम कानून में लचीलापन लाने की अनुमति दे देते हैं, ठीक है। जो श्रम कानून काफ़ी कठोर होते हैं, क्योंकि उतने घंटे, उनकी ग्रेच्युटी, उनका वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, रहने की सुविधा, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा है, ये सारे श्रम कानून में चीज़ें आती है। और इसीलिए ये क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस सरकार से श्रम कानून में थोड़ा ढील देने की मांग करते हैं और इसलिए वो फिर टेम्प्ररी मजदूरों से अधिक काम करवाती है और असुरक्षित स्थलों पर काम करवाती है।
हाल ही के वर्षों में सरकारों ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति भी दी है। बहुत सारे पर्यावरण नियम से भी उनको छूट मिलती है। तो इस प्रकार से विदेशी कंपनियों को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए इतने सारे प्रयास सरकारें करती है। खासतौर पे लगभग सभी जो विकासशील देश है ये इस प्रकार से अपने नियमों में शिथिल करते हैं और इसका लाभ ये विकसित देशों की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लेते हैं, जिसमें लगभग इसके काफ़ी दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। तो न्याय संगत वैश्वीकरण, आपने देखा कि ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के जो प्रभाव है सभी देशों पर समान रूप से नहीं पड़े। विकसित देशों को अधिक लाभ हुआ है। विकसित देश की जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विकसित देश अपने वस्तुओं को विश्व में बेचने के लिए, कारखाने स्थापित करने के लिए सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि जैसे श्रम कानून में लचीलापन दिखाए, पर्यावरण के कानून में लचीलापन, असुरक्षित कार्यस्थल, ठीक है, अनियमित रोजगार से वो अपना उत्पादन कराते हैं, ठीक है, और अन्य का उस देश की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कंपनियां को खत्म करते हैं, खरीदी करते हैं। इस प्रकार से कई सारे हथकंडे अपनाते हैं और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जिस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पूरे विश्व ने सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए, खासतौर पे आर्थिक विकास के लिए ये अपनाया था, लेकिन पिछले 30 साल से ये प्रभाव अगर देखते हैं तो इसका अधिकतर लाभ विकसित देशों को मिला है, न कि विकासशील देशों को। तो इसीलिए इसको ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया है सभी देशों के साथ न्याय संगत नहीं है और इसीलिए न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का लाभ उठाया। मतलब कुछ सीमित क्षेत्र तक इसके लाभ, जैसे शिक्षित लोग, कुशल लोग और संपन्न लोग, ठीक है, अमीर लोगों को इसके लाभ मिले, गरीब लोगों को इसके इतने अधिक लाभ नहीं मिले, मजदूरों को इतने लाभ नहीं मिले। दूसरी ओर अनेक लोगों को इसके लाभ नहीं मिला है। क्या ये न्याय संगत तत्व के विरुद्ध है? हाँ बिल्कुल, ये न्याय संगत तत्व के विरुद्ध है। कैसे है देखिए प्यारे बच्चों। न्याय संगत वैश्वीकरण के अभी उपाय करना, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए हमें समान अवसर प्रदान करना होगा। मतलब सभी देशों को समान अवसर मिलना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। चाहे छोटा देश हो, बड़ा देश हो, विकसित देश हो, विकासशील देश हो, सबको समान रूप से वैश्वीकरण के लाभ मिले। इस दिशा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कदम उठाना चाहिए और उस दृष्टि से उन्होंने पहल करनी चाहिए। तो वो उपाय क्या है देखते हैं। पहला उपाय, तो सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। किसी भी देश की सरकार है जिसको दुष्प्रभाव हो रहे, तो सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर सकती है कि वैश्वीकरण के लाभ धनी या प्रभावशाली लोगों तक सीमित न होकर देश के सभी लोगों तक पहुंचे। तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वैश्वीकरण के जो लाभ है केवल अमीर या बड़े लोगों या बड़े कंपनियों तक ही ना जाए, तो जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें भी वैश्वीकरण के लाभ मिले। उस दिशा में सरकार ने कुछ निर्णय लेने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। दूसरा जो उपाय है, सरकार को यह देखना चाहिए कि श्रमिक कानून को उचित क्रियान्वयन हो। आमतौर पर ये आपने देखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रमिक कानून का उल्लंघन नहीं करते, यहां तक कि सरकार पर दबाव डाल के उसमें लचीलापन दिखाने की मांग करते और सरकारें भी उनमें छूट दे देती है। ये भी रियलिटी है, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है। तो श्रमिक कानून को उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, इसलिए सरकार ने इस पर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए। देशी उत्पादकों को तब तक मदद करना चाहिए जब तक वह प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपार संपत्ति के सामने छोटी छोटी कंपनियां टिक नहीं पाती है और उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए उनकी वस्तुएं सस्ती होती है, गुणवत्ता युक्त होती है, जबकि छोटे कंपनियों के इतने मात्रा में वो प्रोडक्ट न होने के कारण लागत खर्च बढ़ता है तो महंगी हो जाती है। तो ऐसे समय में सरकार को ऐसे छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद देना चाहिए या प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए जो भी उपाय है वो करना चाहिए। आवश्यकता होने पर देशी उद्योगों को संरक्षण के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग, अगर लगता है सरकार को कि सही मायने में हमारी जो देशी उद्योग है वो विदेशी उद्योगों के सामने नहीं टिक पा रहे, बर्बाद हो रहे, बंद हो रहे, तो ऐसे समय में सरकार को फिर से व्यापार अवरोधों का, कुछ हद तक व्यापार अवरोधों का भी इस्तेमाल करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए, यानी कि कुछ प्रतिबंध उन पर लगाना चाहिए। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठनों से समझौता, तो जिन देशों पर, जो जितने भी देश है जिनके ऊपर ये बुरा प्रभाव हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव जो हो रहे, ऐसे सभी देशों ने
विश्व व्यापार संगठन पर दबाव डालना चाहिए और वहां पर ऐसे नियम तैयार करने चाहिए जिससे सभी देशों को वैश्वीकरण के समान लाभ मिले। न्याय संगत नियम मतलब ऐसे नियम बनाया जाए कि जिसका पूरे लाभ समान रूप से सारे देशों को। अभी क्या हो रहा है, केवल विकसित देश कोई लाभ हो रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कोई लाभ हो रहा है और इसके हर एक देश की छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही है, छोटे उत्पादक खत्म हो रहे हैं और मजदूरों की क्या स्थिति है आप लोग जानते ही हैं। तो इसके कारण न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है, मतलब वहां पर दबाव डालना है और किस प्रकार से नियम बनाना है ये कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। मतलब जब विश्व व्यापार संगठन की बैठक होती है तो जो विकासशील देश है ये सब मिलकर विकसित देशों की जो ये दादागिरी है, जो वर्चस्व है, ठीक है, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं और उसके लिए कुछ उपाय WTO को करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ विगत वर्षों में जनता के अभियान भी वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण काफ़ी सारी जनता को भी कुप्रभाव हुए, तो ऐसे जनता भी वैश्वीकरण के खिलाफ, ठीक है, WTO के खिलाफ या बड़े देशों के खिलाफ कई सारे अभियान आंदोलन चला रहे हैं और इसके कारण भी विश्व व्यापार संगठन अपने निर्णयों को प्रभावित करता है। यानी कि संसार में ऐसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया के जो भी प्रभाव है उन प्रभाव के खिलाफ जब लोग आंदोलन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर ऐसे चीज़ों को WTO को, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को उस बात को स्वीकार करनी पड़ती है, मान्य करना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान देना होता है और फिर कुछ उपायात्मक उसको सुधार करने के लिए कुछ उपाय भी करती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वैश्वीकरण चैप्टर है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है और इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। निम्नलिखित, ठीक है, 8 प्रश्न है, आप लोग इसको लिख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।